chapter number 15. Short question number 1. Sketch the graph of EMF induced in the coil against the rate of change of current. What is the significance of the gradient? सबसे पहले आपने स्केच करना है ग्राफ ऑफ EMF इन द कोयल। ये अगर मैं EMF ऑफ द कोयल को आपके पास ये दिखा रहा हूँ कि मेरे पास अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास ये किस तरह की एक ग्राफ बनता है जिसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन आती है। किसके दरमियान? इंड्यूस EMF और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी की। और अगर मैं इस फार्मूले में E इज इक्वल टू देखूँ तो E इज इक्वल टू L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, वेयर L इज प्रोपोर्शनल ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर मैं L निकालना चाहूँ तो E के साथ ये डेल्टा आई बाई डेल्टा टी डिवाइड होगा और यही L जो निकला है अगर मैं इसकी स्लोप फाइंड करूँ इस ग्राफ की तो इस ग्राफ की स्लोप से मेरे पास यही L फाइंड होगा। अब ये L चीज़ क्या है? ये है इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। अब आपने जब ये आंसर लिखना है तो आपने ग्राफ बना दिया, पहले बनाए वेल एंड गुड, उसके बाद लिखें ये फार्मूला कि जो ग्राफ के अंदर ये जो आपके पास E होता है वो बराबर होता है L डेल्टा आई बाई टी, डेल्टा टी के। E प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के और यहाँ से हमारे पास L निकलता है जो E डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के बराबर है। और ये जो L है ये इस स्लोप की क्या है या ये जो हमारे पास ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, इस स्लोप की सिग्निफिकेंस है कि ये हमें क्या चीज़ फाइंड करके दे रहा है? ये हमें फाइंड करके दे रहा है इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। अगर आप ये नहीं लिखते कि इस स्लोप से हमें इंडक्टेंस ऑफ द कोयल मिलती है तो आपने इसका ये जो पार्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट, इसका जवाब नहीं दिया। इसलिए ये लाजमी लिखना है कि द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव द इंडक्टेंस L ऑफ द कोयल। क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को मेजर करना मुश्किल क्यों होता है? अभी ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब जब किसी भी चीज़ में से करंट गुजरता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इंड्यूस्ड EMF जनरेट होती है और लेंज़िस लॉ के मुताबिक वो इंड्यूस्ड EMF गुजरने वाले करंट को अपोज करती है। अब वो जब करंट को अपोज करती है तो करंट की वैल्यू कम होती है। करंट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से हमारे लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को मेजर करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अब ये इक्वेशन में से आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के बाद आपने लिखना है दिस इक्वेशन शो दैट द करंट थ्रू द कोयल चेंजेस EMF इंड्यूस्ड इन द कोयल। EMF इंड्यूस्ड होती है जब ये करंट डेल्टा आई बाई डेल्टा टी चेंज होता है और लेंज़िस लॉ के मुताबिक ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये गुजरने वाले करंट को अपोज करती है, इसलिए करंट बार बार चेंज होता है। उस चेंज होने की वजह से उसको मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप ये एक ग्राफ बनाएं या दो बनाएं वो आपकी मर्जी है। हाउ डू ग्राफ ऑफ EMF अगेंस्ट टाइम, एक EMF अगेंस्ट टाइम का है जिसको हम ये वोल्टेज में लिखते हैं और एक करंट अगेंस्ट टाइम है जिसको हम ये करंट के साथ ये लिखा हुआ है। ये दो ग्राफ अगर मुझे पता हो तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड कर सकता हूँ? देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है L इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। मैं इसमें से कुछ टाइम, ये जो ग्राफ है ये अकॉर्डिंग टू टाइम है, एक एक्सिस पे टाइम है, एक साइड पे करंट है और वोल्टेज है। मैं इसमें से एक छोटा सा पैच टाइम का अगर कंसिडर कर लूँ, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये एक है ग्राफ वोल्टेज का और एक ग्राफ है करंट का। करंट हमारे पास इसमें आपके पास लैग करेगा। ओके जी, यहाँ पे मैंने ये टाइम कंसिडर कर लिया, इधर भी और इधर भी। अब इस टाइम के जरिए मैं डेल्टा आई बाय डेल्टा टी निकाल लूंगा यहाँ पर और इस ग्राफ के जरिए मैं E की वैल्यू निकाल लूंगा। अब जब मेरे पास E की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी भी आ गया, तो मैं इस इक्वेशन में पुट करके अपनी इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। इंडक्टेंस ऑफ द कोयल या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल की वैल्यू क्या कर लूंगा? फाइंड कर लूंगा। एज वी नो डैट L इज इक्वल टू E बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी।
द ग्राफ ऑफ ईएमएफ अगेंस्ट द टाइम एंड द करंट अगेंस्ट द टाइम एज शोन इन फिगर, ये फिगर में दिखाया गया है. फ्रॉम द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम and for the graph of current we can find the change in the current in the given interval of time. ये वही टाइम है जो इसके लिए यूज करेंगे. ऐसा नहीं है कि एक के लिए आप अलग टाइम यूज करें, दूसरे के लिए अलग टाइम यूज करें. देन बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करके हम इंडक्टेंस ऑफ द कोइल की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे. इंडक्टेंस ऑफ द कोइल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. बेटा आप यही दोनों ग्राफ अलग बनाएं या सेम बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये याद रखिएगा कि वोल्टेज 0 से स्टार्ट होती है इंडक्टर के केस में, और करंट आगे π/2 यानी 90 डिग्री से स्टार्ट होता है. बस ये ध्यान रखिएगा. बेशक आप दो अलग ग्राफ बना सकते हैं. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 4, करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एसी जनरेटर इज सम टाइम नेगेटिव एंड सम टाइम पॉजिटिव, लेकिन फॉर एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू अ रजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव. पावर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती है, एक तो एक्सप्लेन ये करना है पहला पार्ट. और दूसरा पार्ट कहता है जी एक्सप्लेन यूजिंग स्केचिंग ग्राफ. स्केचिंग करनी है आपने ग्राफ की. व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ एसी जनरेटर इज ट्वाइस. अब जो फ्रीक्वेंसी है पावर की वो ट्वाइस है एज दैट ऑफ करंट एंड वोल्टेज. करंट और वोल्टेज से डबल क्यों है. ओके जी. पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर के बराबर. अब मुझे ये पता है कि मैं अगर आई का स्क्वायर ले रहा हूँ यानी करंट का स्क्वायर ले रहा हूँ, करंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर के बाद ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा. तो पावर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी. ये पहले पार्ट का आंसर है. हमें ये पता है कि एसी रजिस्टर से, एसी जब किसी भी रजिस्टर से गुजरता है तो उसके जो पावर का फार्मूला है वो है आई स्क्वायर आर. आई स्क्वायर आर में अगर मैं आई नेगेटिव पुट करूं या पॉजिटिव पुट करूं, मेरे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. अच्छा जी. फिर वोल्टेज, जब हमारे पास अगर एक प्योर इंडक्टर है उसमें से हमारे पास एक करंट फ्लो कर रहा है, उसमें वोल्टेज का फार्मूला होता है वी एम कॉस ओमेगा टी और आई होता है आई एम साइन ओमेगा टी. अच्छा जी. तो अगर हम इसका एसी जनरेटर के अंदर पावर ऑफ एसी जनरेटर फाइंड करें तो P इक्वल टू वी आई, वी एम कॉस ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, वी एम कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले, 2 डिवाइड कर ले. 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करने से मेरे पास क्या होगा, ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा का फार्मूला बन जाएगा. और 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के. और ये इधर जो मेरे पास 2 लिखा हुआ है इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा. 2 को लिख दूंगा √2 मल्टीप्लाई √2. मैं यहाँ पर आपको लिख के भी बता देता हूँ. √2 मल्टीप्लाई √2. और अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल ले लूँ तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा. √2 का होल स्क्वायर. और स्क्वायर √2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो मेरे पास 2 ही बचेगा. इसलिए इस 2 को हमने √2 लिख दिया. अब Vm बाय √2 बराबर होता है VRMS के और Im बाय √2 बराबर होता है IRMS के. अब मेरे पास, मुझे ये चीज समझ आ गई कि ये मेरे पास VRMS, IRMS और साइन 2 ओमेगा टी आ रहा है. 2 ओमेगा टी से ये पता लग गया कि मेरे पास जो पावर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स होगी. यानी अगर आपके पास करंट और वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट होगा उतनी देर में पावर के 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे. पावर के 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे. कैसे, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये देखिए, ये वोल्टेज जो है इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, करंट का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है. जितनी देर में वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, पावर का एक साइकिल यहाँ तक और दूसरा साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है. यानी आपने ये ग्राफ जब बनाना है तो ग्राफ में आपने शो इस तरह करना है. मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं आपको. ये वोल्टेज, और अब जब मैं इसमें पावर बनाऊंगा तो पावर का ये एक साइकिल, फिर ये पावर का दूसरा साइकिल. तो पावर के 2 साइकिल कंप्लीट होंगे जब वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट होगा. What determine the gradient of a graph of inductive reactance against frequency? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL और फ्रीक्वेंसी F. XL बराबर होता है 2 पाई FL के. इसमें अगर मैं ये 2 पाई L एक तरफ कर दूं और फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ डिवाइड कर दूं तो XL बाय F बन जाएगा. और XL बाय F क्या होता है, इनकी स्लोप के या ग्रेडियंट के बराबर होता है. और ग्रेडियंट के बराबर होता है तो L बराबर आ जाएगा XL डिवाइडेड बाय 2 पाई F के.
ये 2 पाई एफ मैंने यहाँ से दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया। तो जो इसकी जो स्लोप है यानी किस किस की, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की और फ्रीक्वेंसी की, वो मुझे क्या चीज़ बता रही है, वो मुझे बता रही है आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की स्लोप विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी गिव द इंडक्टेंस ऑफ द कोइल, कि जो कोयल मैं यूज कर रहा हूँ उसकी इंडक्टेंस कितनी है, उसकी इंडक्टेंस कितनी है। तो इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इज द, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ व्हाट डिटरमाइंस का मतलब है डिटरमाइन क्या चीज, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के ग्राफ से जो स्लोप आपको मिलती है उससे आप इंडक्टेंस ऑफ द कोयल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इंडक्टेंस ऑफ द कोयल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, how does doubling the frequency affect the reactance of a inductor or a capacitor? बेटा ये जो reactance है इसमें और ये जो inductance है इसमें फर्क है, ये याद रखिए। इंडक्टेंस L से डिनोट करेंगे और रिएक्टेंस XL से डिनोट करेंगे। अच्छा जी, अगर मैं फार्मूला लिख लूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस का तो वो बराबर है XL = 2 पाई FL। मैंने फ्रीक्वेंसी डबल करनी है तो मेरे पास F डैश बराबर है 2F के। अगर मैं यहाँ पे F डैश पुट करूंगा तो मेरे पास XL डैश आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई और L तो कांस्टेंट वैल्यूज है। 2 पाई L एज इट इज, ये F डैश की जगह मैं 2F पुट कर दूँ, इनमें से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रहेगा 2 पाई FL, और 2 पाई FL की जगह पे ये XL पुट करने से मुझे ये पता लगा कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल करता हूँ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में जो फार्मूला होता है वो होता है XC = 1/2 पाई FC, और XC डैश किसके बराबर आ जाएगा 1/2 पाई F डैश C के। अब इसमें भी आप 2F पुट करेंगे तो आपके पास 2 कॉमन लेने से 1/2 XC आ जाएगा। तो इससे मुझे ये पता लगा कि मेरे पास जो कैपेसिटर में अगर फ्रीक्वेंसी में डबल करूंगा तो इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगी लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 1000 वोल्ट, पीक वैल्यू का मतलब है Vm = 1000 वोल्ट, व्हाट इज द अफेक्टिव वैल्यू, अफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 0.707 मल्टीप्लाई बाय Vm के बराबर होता है VRMS, तो 0.707 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मेरे पास जो इसकी पीक वैल्यू अफेक्टिव वैल्यू आएगी वो आएगी 707, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 1000 वोल्ट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिएक्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए जो यूनिट यूज होता है वो यूज होता है ओहम। अच्छा जी, फार्मूला XL बराबर है 2 पाई FL के और L बराबर होता है E डेल्टा I बाई डेल्टा टी के, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमने लिखा था E डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो E डेल्टा टी बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा I। तो इधर मैं अगर पुट कर दूं 2 पाई F और L की जगह पे पुट कर दूं E डेल्टा टी बाई डेल्टा I, तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड, E की यूनिट होती है वोल्ट, डेल्टा टी की यूनिट होती है S और डेल्टा I की यूनिट होती है A। तो S नेगेटिव और S पॉजिटिव आपस में यानी पावर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 आ जाएगा, V बाई A आ जाएगा, और वोल्टेज पर वोल्ट पर एम्पियर बराबर होता है आपके पास ओहम के, वोल्ट पर एम्पियर बराबर होता है ओहम के। इधर XC 1/2 पाई FC और C बराबर होता है Q बाई V के, C बराबर होता है Q बाई V के, Q = CV होता है, C = Q बाई V। अब मैं यहाँ पर अगर पुट कर दूं 1/2 पाई FQ बाई V, तो V नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई, V = 2 पाई FQ, V की यूनिट वॉल्ट्स, 2 पाई की यूनिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड, और इसकी जो यूनिट है Q की ये है कूलम, Q होता है चार्ज कूलम, और कूलम पर सेकेंड बराबर होता है एम्पियर के, कूलम पर सेकेंड बराबर होता है एम्पियर के, और वोल्ट पर एम्पियर बराबर होता है ओम के। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ECG। ECG आपके पास होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
ये आपके पास हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से जनरेट होने वाली छोटी छोटी वोल्टेज को मेजर करने के बाद हम रिकॉर्ड करने के बाद इसका एक ग्राफ बनाते हैं जो कि आपके पास हार्ट की कंडीशन और हार्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताता है कि आपका हार्ट ठीक वर्किंग कर रहा है या वर्किंग नहीं कर रहा।